हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, जो कि यूजीसी नेट का है। और इस समय जो हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं वह दिसंबर 2018 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इसके जो 82 क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसे न देखा हो तो आप लोग जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये जो घटना दिए गए हैं उनके कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो पहला देखिए क्या है। पहला है न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल। तो जो न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल है, इसका जो सन है वह है 1945 से 1948 तक। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल होता है 1945 से लेके 1948 तक। सेकेंड है गोर्बाचेव को सीपीएसयू का, जो गोर्बाचेव जो थे उसको सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाना। तो उन्हें सीपीएसयू का महासचिव कब नियुक्त किया गया? तो जो गोर्बाचेव को सीपीएसयू का जो सभापति महासचिव जो नियुक्त किया गया था 1985 में। 1985 में इन्हें नियुक्त किया गया था। थर्ड है ईरान में इस्लामी क्रांति। तो ईरान में इस्लामी क्रांति होती है 1978 से 1979 तक। ईरान में इस्लामी क्रांति कब होती है? 1978 से 1979 ईस्वी तक होती है। और फोर्थ है औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएससी का बैठक। तो जो सीएससी की बैठक होती है औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के विषय में, वो 1990 में हुई थी। 1990 में। तो देखिए न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल होता है 1945 से 1948 तक। और जो गोर्बाचेव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाता है 1985 में। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी 1978 से 1979 तक। और जो औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु जो बैठक की गई थी सीएससी की, वहाँ बैठक होती है 1990 में। तो इस हिसाब से पहले नंबर पे आएगा न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल, जो कि 1945 से 1949 तक है। सेकंड में आएगी आपकी ईरान में इस्लामी क्रांति, जो कि होती है 1978 से 1979 तक। ये ईरान में इस्लामी क्रांति कब होती है? तो 1978 से 1979 में होती है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है गोर्बाचेव के जो सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाता है 1985 में। और फोर्थ में आएगा आपका औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएससी की बैठक होती है 1990 में। तो जो हमारा आंसर सही होता है 1324 हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाता है 1324। तो एक बार और देख लेते हैं। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल 1945 से 1948 ईस्वी। ईरान में इस्लामी क्रांति 1978 से 1979 ईस्वी। गोर्बाचेव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाना 1985 ईस्वी। और औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएससी की बैठक होती है 1990 ईस्वी में। तो हमारा आंसर इसमें सही होता है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या करना है, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से अगर मिलान करते हैं, देखिए इसमें बुक का नाम दिया गया है और यहाँ थिंकर्स है। तो द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 से 39 ईस्वी का जो द 20 ईयर्स क्राइसिस है, ये किसकी है? तो ये EH कार की है। द 20 ईयर्स क्राइसिस किसकी बुक है? EH कार की। सेकेंड है द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो पुस्तक है कार्ल ड्यूस की है। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बुक किसकी है? कार्ल ड्यूस की। तो कार्ल ड्यूस हमारे फर्स्ट नंबर पे हैं। फिर थर्ड है इंपीरियलिज्म ए स्टडी। इंपीरियलिज्म ए स्टडी जो पुस्तक है यह है हॉब्सन की। फोर्थ नंबर पे देखिए ये हॉब्सन है, इंपीरियलिज्म ए स्टडी। और फोर्थ जो बुक है नियो कॉलोनिज्म द लास्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। तो ये पुस्तक है क्वामे नक्रुमा की। क्वामे नक्रुमा की पुस्तक है नियो कॉलोनिज्म द लास्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। तो द 20 ईयर्स क्राइसिस ये है EH कार की। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कार्ल ड्यूस की। इंपीरियलिज्म ए स्टडी इंपीरियलिज्म ए स्टडी जो है हॉब्सन की है। और जो फोर्थ पुस्तक है नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट इंपीरियलिज्म, तो यह है क्वामे नक्रुमा की। तो जो हमारा आंसर देखिए इसमें सही होता है, तो हमारा आंसर इसमें सही होता है 3142 सही होता है। ऑप्शन हमारा होगा सही फर्स्ट।
3142। एक बार और देख लेते हैं पुस्तक को। देखिए पहली पुस्तक क्या है, द 20 ईयर क्राइसिस। द 20 ईयर क्राइसिस जो पुस्तक है ये किसकी है, तो यह है E.H. कार की। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक है कार्ल ड्यूस की। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कार्ल ड्यूस की पुस्तक है। इंपीरियलिज्म ए स्टडी, इंपीरियलिज्म ए स्टडी जो पुस्तक है यह है हॉब्सन की। और जो फोर्थ पुस्तक है नियोकोलोनिज्म द लास्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, यह है क्वामे नक्रुमा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका के थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो अमेरिका के थामने की नीति से संबंधित नहीं है। कंटेनमेंट जो यूएस की पॉलिसी थी कंटेनमेंट से संबंधित नहीं है, यह पूछा गया है। थामने की नीति यानी कंटेनमेंट से संबंधित नहीं है, तो इनमें से जो उससे संबंधित नहीं है वह हमें बतलाना है। तो देखिए जो अमेरिका के कंटेनमेंट्स यानी थामने की नीति से जो संबंधित नहीं है वह थर्ड होगा हमारा, कि इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था। इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था, तो यह क्या है, यह गलत है। बाकी देखिए जो उनके अमेरिका के थामने की नीति से संबंधित है, पहला है नीति का लक्ष्य जो है वह सोवियत प्रभाव को थामना था। नीति का लक्ष्य क्या था, जो कंटेनमेंट्स की इनकी नीति थी, कंटेनमेंट की जो नीति थी या थामने की जो नीति थी उसका पहला जो मतलब उससे जो संबंधित विचार हैं वह है नीति का लक्ष्य है सोवियत प्रभाव को थामना। कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य क्या था, सोवियत प्रभाव को थामना। सेकेंड था कि अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया। अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया है। और फोर्थ है कि थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीति तथा सैन्य हस्तक्षेप का भी उपयोग किया गया था, तो इसके द्वारा ये भी किया गया था। तो जो गलत था वह था इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में ही सोवियत प्रभाव को रोकना नहीं था। ओके, तो थर्ड हमारा सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। उसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। क्या कहता है, यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्थित कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। तो यह कथन किसका है, बस यही हमें बतलाना है। तो यह जो कथन है केनेथ वाल्टिज का है। केनेथ वाल्टिज का ये कथन है, केनेथ वाल्टिज का। तो हमारा जो ऑप्शन सी होता है ऑप्शन फोर्थ। केनेथ वाल्टिज कहते हैं कि किस सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। यह कथन है केनेथ वाल्टिज का। हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई है और हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो कौन सी टीटी कब हुई है ये हमें मिलान करना है। तो देखिए जो पहला दिया गया है व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT, कॉन्फ्रेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT कॉन्फ्रेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो यह कब होती है, तो देखिए जो CTBT है वो 1996 में, CTBT 1996 में हुई। सेकेंड है कि प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल ABM संधि, प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल है मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी यह होती है। तो देखिए जो प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल है ABM ट्रीटी है यह हुई थी 1972 में। सामाजिक हथियार कटौती संधि, सामाजिक हथियार कटौती संधि, तो सामाजिक हथियार कटौती जो संधि हुई फर्स्ट स्टार्ट, इसमें फर्स्ट संधि पूछा गया है। सामाजिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट होती है 1991 में। और जो सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि है, सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि होती है 2002 में। तो देखिए व्यापक शस्त्र प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, तो CTBT हुई थी 1996 में। उसके बाद प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल 1972 में। सामाजिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट
1991 में। और सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि जो हुई थी वह हुई थी 2002 में। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा 4321, 4321 ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए जो सीटीबीटी जो होती है कब होती है? सीटीबीटी होती है 1996 में। सीटीबीटी कब हुई? 1996 में। प्रक्षेपास्त्र मिसाइल यानी एबीएम संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टीटी, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टीटी जो 1972 में हुई थी। सामाजिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट, सामाजिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट होती है 1991 में। और सामरिक आक्रामक हथियार जो है कटौती संधि हुई थी शॉर्ट, तो यह हुई थी 2002 में। व्यापक शस्त्र प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी होती है 1996 में, सीटीबीटी 1996 में। एबीएम 1972, सामाजिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट 1991, सामरिक आक्रामक हथियार कटौती शॉर्ट 2002 में। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा है, रिक्तिपूर्व या प्रीएम्प्टिव रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो कथन गलत है वह हमें बतलाना है। किस विषय में? प्रीएम्प्टिव रणनीति के बारे में, रिक्तिपूर्व प्रीएम्प्टिव रणनीति के बारे में। देखिए जो प्रीएम्प्टिव रणनीति है यह पुलवामा आतंकी हमले के प्रतिकार स्वरूप भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी जो ठिकाने थे उन पर बमबारी की गई थी, जिसे ऑपरेशन बालाकोट कहा गया था। क्या कहा गया था? तो ऑपरेशन बालाकोट कहा गया। भारत द्वारा इस हमले को गैर सैन्य एवं पूर्व आशंका यानी प्रीएम्प्टिव, क्या कहा गया इसे? प्रीएम्प्टिव यानी रिक्तिपूर्व बताया गया। प्रीएम्प्टिव के अंतर्गत किसी संभावित आक्रामक के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन कर दिया जाता है। जो प्रीएम्प्टिव उसका अर्थ क्या है? प्रीएम्प्टिव का अर्थ है कि किसी संभावित आक्रामक के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन कर दिया जाना ही प्रीएम्प्टिव है। जिस रणनीति दूसरे शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है, जिसे युद्ध रोकने के लिए तैयार किया गया था। तो आपको पता चल गया होगा कि ये रिक्तिपूर्व या प्रीएम्प्टिव क्या है। तो यह है किसी संभावित आक्रमक के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन कर देना। तो इसके विषय में जो कथन गलत है वो बतलाना है। तो देखिए फर्स्ट है कि यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई थी, तो सही है। जो प्रीएम्प्टिव रणनीति है यह युद्ध रोकने के लिए ही तैयार की गई थी। सेकंड है यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है, यह भी सही है। यह दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है। थर्ड है यह रणनीति किसी संभावित आक्रामक बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है, यह भी सही है। फोर्थ है कि यह रणनीति संयुक्त चार्टर के अनुरूप है। यह जो रणनीति है यह संयुक्त चार्टर के अनुरूप है, तो देखिए यह गलत है। तो हमें क्या बतलाना था? हमें बतलाना था गलत। तो ये हमारा फोर्थ आंसर जो होगा ऑप्शन वह सही होगा कि जो ये रिक्तिपूर्व या प्रीएम्प्टिव रणनीति जो है यह संयुक्त चार्टर के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा है? कौन सा देश है जो अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा है या सम्मिलित नहीं रहा है, यही पूछा गया है। तो देखिए जो अरब स्प्रिंग 2011 की पश्चात राजनीतिक हिंसा हुई थी उसका साक्षी नहीं रहा था, वह था सऊदी अरब। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, सऊदी अरब। बाकी ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया इससे संबंधित है। देखिए जो सऊदी अरब है यह अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा है। अरब स्प्रिंग का अर्थ है अरब की युवाओं में बसी क्रांतिकारी भावना, जिसकी शुरुआत चरमराती अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। जहां एक ओर इन देशों में प्रतिपालन पर आधारित आर्थिक मॉडल कमजोर पड़ गया था, वहीं दूसरी ओर इन देशों के शासक दशकों में सत्ता में जमे हुए थे और जनता उनसे मुक्ति पाना चाहती थी। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जहां विद्रोहियों के निशाने पर अपने अपने देश की राष्ट्रीय सरकारें थी, वहीं विद्रोही की प्रकृति पारदर्शी थी। जो विद्रोही की प्रकृति थी क्या थी? वह पारदर्शी थी। इस विद्रोह को पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध अखिल अरब आक्रोश से प्रेरणा प्राप्त हुई। यही कारण रहा कि यह जंगल की आग की भांति ट्यूनिस से लेके काहिरा, बेंगोजी से मानामा की जंगल की आग की तरह फैल गई। इसकी चिंगारी अभी तक अरब राजनीति में महसूस की जाती है। तो इसका जो साक्षी नहीं रहा था वह था सऊदी अरब। बाकी ट्यूनिस, लीबिया और मिस्र ये तीनों उससे संबंधित थे। तो हमारा आंसर था 4। और हमें क्या बतलाना था? जो साक्षी नहीं रहा था, जो संबंधित नहीं रहा था। तो अरब, सऊदी अरब नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमें यह बतलाना है। तो देखिए, जो सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जो हुई थी वो देखिए वर्ष 2013 में, सीरियाई सिविल युद्ध जो है 2013 में दमास्कस में हुई सारिन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। सारिन नर्व एजेंट कहे जाने वाले पदार्थों में से एक है, जो सारिन नर्व एजेंट कहे जाने वाले पदार्थों में से एक है। सारिन नर्व एजेंट कहे जाने वाले पदार्थों में से क्या है, एक है। इसके अलावा विएक्स, ताबुन और सोमन अन्य नर्व एजेंट हैं और यह साफ, रंगहीन, स्वादहीन तथा तरल पदार्थ होता है जो बहुत जल्द ही वाष्प या वेपर में बदल जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री उस समय जो थे जॉन कैरी ने कहा था कि दमिश्क के बाहरी इलाके में 21 अगस्त को हुए हमले के पीड़ितों को बाल और खून से लिए नमूने सॉरिन की जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। तो यह संबंधित था सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका से। तो हमें क्या बतलाना था कि संयुक्त राष्ट्र भूमिका से जो संबंधित क्या था। तो देखिए 2013 में जो दमास्कस में हुए सारिन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया। तो ये संबंधित है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका से। कहाँ, तो सीरियाई सिविल युद्ध के समय। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि हमें विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता में पेश आना चाहिए। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता में पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए पूरा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सकते। तो यह कथन किसका है, यही हमें बतलाना है। तो देखिए यह जो कथन है वह है कॉलिन पावेल का। कॉलिन पावेल द्वारा कहा गया कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हमें पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। यह कथन है कॉलिन पावेल का। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया। तो पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार सितंबर 1994 में, सितंबर 1994 यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया था। अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया था 1994 में, अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में, सितंबर 1994 में। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और सामरिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास है ताकि भारत इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर सके। तो हमारा आंसर इसमें सही होता है ऑप्शन फर्स्ट, सितंबर 1994 में व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी का अनावरण हुआ, प्रस्तुत किया गया। देखिए ये पीडीएफ काफ़ी ब्लर है, चलिए मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से। इसमें जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकारों के परिवर्तन क्षति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने वाले को दंड देने के न्यायोचित युद्ध का कारण माना है। निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकारों के परिवर्तन क्षति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने वाले को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है। तो यह जो किसने माना है, जो न्यायोचित युद्ध का कारण माना है, वह मानते हैं ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस जो है, इन्होंने स्वरक्षा अधिकारों के परिवर्तन क्षति के लिए मुआवजा मांगना तथा गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है। ह्यूगो ग्रोसियस ने स्वरक्षा अधिकारों के परिवर्तन क्षति के लिए मुआवजा मांगना तथा गलत करने वाले को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं हुई। 1998 में जो पोखरण में परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं हुई। जो परीक्षण किया गया था पोखरण में 1998 में, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हुई वह इसमें पूछा गया है। देखिए काफ़ी ये जो पीडीएफ है काफ़ी ब्लर है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। देखिए पहला है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की थी। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की क्या की थी, तो भर्त्सना की थी। तो देखिए ये सही है,
जो प्रतिक्रियाएं अमेरिका द्वारा की हुई थी यह हुई थी कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को परमाणु परीक्षण की भर्त्सना की थी। और देखिए जो सेकंड है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था परिषद ने भी परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना की और एक संकल्प पारित किया, तो ये भी सही है। और थर्ड है कि अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर क्या किए, तो आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो ये भी सही है। और फोर्थ है अमेरिका ने दबाव के बाद भारत अप्रसाद संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ, तो ये गलत है क्योंकि भारत सहमत नहीं हुआ। तो देखिए हमारा इसमें क्या सही हुआ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन 3 सही होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए परमाणु अप्रसार संधि के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अप्रसार इसका आशय है कि गैर परमाणु हथियार जो है संपन्न देशों में नाभिकीय हथियार व तकनीकी के प्रसार को रोकना। और सेकंड है निशस्त्रीकरण यद्यपि यह संधि पूरी तरह से परमाणु निशस्त्रीकरण के बाद करती है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह के समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अभी तक संपूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए किसी तरह का ठोस उपाय भी नहीं किया गया है। और जो थर्ड था वह था परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। ये जो परमाणु अप्रसार संधि है वह 3 स्तंभ पर आधारित थी, अप्रसार, निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग के आधार पर। देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के तमाम दबाव के बावजूद भी भारत ने कभी भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, ना उसके लिए वह दबाव में आया। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था, तो यहाँ हमें बतलाना है। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य था वह था अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति और पर्यावरणीय संपोषणीयता सुनिश्चित करना। तो जो इसमें नहीं था वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, यानी विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 2% भाग का योगदान यह नहीं था। तो बाकी कौन था, अत्यधिक गरीबों की भूख का उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति और पर्यावरणीय संपोषण सुनिश्चित करना। यह 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का ये 3 भाग थे। बाकी जो थर्ड वो नहीं था, हमें गलत ही बतलाना था, जो नहीं था वही बतलाना था। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा विशुद्ध गुट निरपेक्षता का विचार प्रतिपादित किया गया था। विशुद्ध गुट निरपेक्षता का विचार प्रतिपादित किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा विशुद्ध गुट निरपेक्षता विचार को प्रस्तुत किया गया। जनता सरकार की विदेश नीति का काल राष्ट्रीय सहमति का विदेश नीति का काल कहलाता है। जनता सरकार में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निरंतर एवं बदलाव के साथ राष्ट्रीय सहमति की विदेश नीति पर जोर देते हुए मूलभूत विदेश नीति में बदलाव नहीं होगा की बात की थी। तो यह जो विशुद्ध गुट निरपेक्षता है इसका विचार जो प्रतिपादित किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया। जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से वह कौन देश हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया। तो वह कौन से देश थे, तो देखिए वो देश थे उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक जो थे इन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया था जनवरी 2002 में। कौन कौन देश हैं, उत्तर कोरिया, ईरान और इराक। उत्तर कोरिया, ईरान, इराक को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया। भारत में पोखरण 2 के उपरांत जो प्रतिबंध भारत पे लगाए गए थे उसे अमेरिका द्वारा कब हटाया गया था। तो देखिए अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद इसे हटाया गया। अक्टूबर 2001 में 9/11 को जो हमला भारत पे हुआ था उसके उपरांत पोखरण 2 के लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका द्वारा हटा दिया गया था अक्टूबर 2001 में। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सद्दाम हुसैन का शासनकाल के दौरान परमाणु हथियार का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था।
सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? तो देखिए, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र समिति के जो सभापति थे वह थे मोहम्मद महाथिर। ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा, मोहम्मद महाथिर। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने हेतु जो बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति के सभापति थे वह थे, देखिए, हंस ब्लिक्स थे। वह हंस ब्लिक्स थे। थर्ड नहीं होगा हमारा, ऑप्शन टू होगा, हंस ब्लिक्स थे। ऑप्शन टू हमारा होगा हंस ब्लिक्स। चलिए अगला प्रश्न है, और इस पीडीएफ का यह लास्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा जो दिसंबर 2018 का जो प्रश्न पत्र है आज, इसका यह आखिरी प्रश्न है। आज ये हमारा पीडीएफ समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुलाई 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो कथन गलत है वह हमें बतलाना है। तो देखिए क्या दिया गया। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के संत्रास के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। तो हमें देखिए गलत बताना है। तो देखिए ये सही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के संत्रास के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद उदारवादियों ने क्या किया, उदारवादी अंतर्राष्ट्रवादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। और सेकेंड है कि उनका विचार था कि आत्मनिर्णय या राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये देखिए गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही है यही, क्योंकि हमें गलत बताना था। तो ये सही गलत है कि उनका विचार था कि आत्मनिर्णय तथा राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती थी। तो यह गलत है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड इसमें सही होगा। और थर्ड है कि उनका विश्वास था कि शक्ति संतुलन से सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है। फोर्थ है हमारा, उनका यह भी विश्वास था कि कूटनीति को सर्वसम्मति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो ये भी सही है। तो जो गलत था वो ऑप्शन टू था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू। ऑप्शन टू हमारे इसमें देखिए सही होगा। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध के संत्रास के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रवादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया एवं शक्ति संतुलन बनाने की रणनीति प्रस्तुत की, क्योंकि इनका विश्वास था कि शक्ति संतुलन से सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। इनका यह भी विश्वास था कि कूटनीति को सर्वसम्मति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, तो हमारा यह पीडीएफ कंप्लीट होता है, यानी दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।